हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सीमा सिंह है और मैं साइंस की शिक्षिका हूँ। साइंस कि मैं साइंस से रिलेवेंट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों ब्रांचेस जो हैं उसको मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ। और 6 to 10 के सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उनको मेरे वीडियोज़ से सहायता मिलेगी। स्टेट बोर्ड्स, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं अलग अलग से चैप्टर्स जो हैं उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट वाइज दूंगी और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करके दूंगी। प्लस 10 के जो बोर्ड होते हैं, 10 बोर्ड के जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी मैं अपने वीडियोस में सॉल्व करूंगी। 10 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लोगों को, छात्रों को सहायता मिलेगी। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कंपटीशन, जो जनरल कंपटीशन है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्नावली आते हैं विज्ञान से संबंधित, उस क्वेश्चंस को मैं पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज, कुछ कंटेंट मैंने अपने खुद से बनाया इंडेक्स, और चैप्टर वाइज आपको समझाते भी जाऊंगी और उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको बताते जाऊंगी। मेरा चैनल का नाम जनरल साइंस बाय सीमा सिंह है। जनरल साइंस क्लासेस बाय सीमा सिंह आप यूट्यूब में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। आप लाइक करेंगे और अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही हो या फिर आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ उन छात्राओं से या छात्र छात्राओं से जो जनरल कंपटीशन दे रहे हैं, खास करके जो एसएससी होते हैं, ग्रेजुएट लेवल सीजीएल हो या फिर इंटर बेसिस पे हो, उस पर विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जनरली मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के जो है मेरा अपना, उसके आधार पे मैं ये देखा है कि बहुत सारे छात्र जो जनरल कंपटीशन में आते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड के रहते हैं वो या तो 8 से साइंस को दरकिनार किए हुए हैं या फिर 10 के बाद उन्होंने साइंस छोड़ दिया है। तो पहले जो क्वेश्चंस आता था जनरल कंपटीशन में वो था कि आपके लिमिटेड क्वेश्चंस रहते थे, उसको आप लर्न करके जाते थे और आप ऑप्शंस चुन लेते थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चंस है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन जो रहता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया है। यानी आपको कंटेंट थोड़ा सा समझना होगा, 10 तक के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा और आप उसके आधार पर आंसर दे सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल कंपटीशन में जो पढ़ाई है हमारी वो ऑप्शन बेस्ड है। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल छट जाते हैं जो रिलेवेंट नहीं रहते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस में छात्र हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये होगा या ये होगा। लेकिन उसको क्या करना है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में एकदम सरल वाक्यों में, एकदम आपके लेवल के अनुसार, मैंने यही सोचा है अपने वीडियो में बनाते समय कि बच्चे सिर्फ 8 की जानकारी, 8 के बाद साइंस को छोड़ दिए हैं, उन बच्चों को मेरी वीडियो से बहुत सहायता मिलेगी। यहाँ पे एक बात और कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे यह जो डिफ़िकल्टीज आती है, कुछ बच्चे जो विज्ञान के क्षेत्र से आज भी संबंधित हैं वो डिटेल्स में विज्ञान को सोचने लगते हैं, जबकि कंपटीशन में आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको टच किया गया है। ठीक है, कोई भी चैप्टर्स आप डिटेल्स जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन जो है, ये कंटेंट कोई मतलब सिलेबस कवर नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को प्रश्न का सही सही ऑप्शन चुनना है। इसलिए हम लोग बहुत डीप में भी नहीं जाएंगे, बहुत कम डीप में भी नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रश्नों के साथ और ऑप्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी रहते हैं उनका जो हिंदी में है पूरा कॉन्सेप्ट जो है, उन्होंने हिंदी में विज्ञान पढ़ा है, और अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी में विज्ञान को पढ़े हैं। तो मैं पढ़ाने के क्रम में, यानी कि जनरल कंपटीशन का जब भी वीडियो दूंगी तो उसमें मेरा लैंग्वेज जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों को मैं आपके सामने रखूँगी। ठीक है, स्पेलिंग्स पे आप कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन ए और ई कहीं छूट जाता है तो उसको इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग को वहाँ स्पेलिंग लिखने नहीं आएगा, हमें वहाँ पे ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो जारी करने जा रही हूँ। मुझे 100% विश्वास है कि आपको मेरी वीडियो से कंपटीशन, स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो देने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन के बाद, तो जो कि जनरल कंपटीशन से संबंधित है। जनरल कंपटीशन जैसे कि एसएससी, ठीक है, एसएससी हो गया, एनडीए, इस सभी में आपको इस क्वेश्चन से सहायता मिलेगा। 10-10 मिनट का ही, 5-5 मिनट का वीडियो या 10 मिनट मैक्सिमम रहेगा, जिससे कि आपको रिकैपिचुलेट भी हो जाए।
तो पहला जो टॉपिक है कंपटीशन से संबंधित वो सेल या कोशिका कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो कोशिका और सेल से हमेशा आप देखेंगे कि एक ना एक क्वेश्चंस रहता ही है, ठीक है। तो ये जो सेल और कोशिका है उसको आप इस तरह से समझिएगा, अगर मैं जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि मैं उन स्टूडेंट को लेते हुए चल रही हूँ जो 8 के बाद साइंस को छोड़ चुके हैं। तो जैसे आप दीवार देखते हैं, जैसे एक दीवार बना हुआ है, आप उसको प्लास्टर को खरोच कर देखेंगे तो देखेंगे कि अंदर में जो ईंटों का व्यवस्थित रूप आप देखिएगा। तो ईंटों का व्यवस्थित रूप से जिस तरह से दीवार बनता है, उसी तरह कोशिकाओं का समूह जो है, कोशिकाओं का व्यवस्थित रूप किसी भी जीवधारी के शरीर का संरचना करता है। यानी सेल जो है वो क्या करता है, शरीर को बनाता है, पूरे शरीर को बनाता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि इकाई है, यूनिट है, हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिट है, ठीक है। ये जिस तरह ईंटा एक इकाई है और उसको व्यवस्थित किया जा रहा है, उसी तरह सेल क्या है, यूनिट है। तो कह सकते हैं व्हाट इज द, एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या व्हाट इज द लिविंग यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, दैट इज द सेल। यानी कोशिका जीवधारी की इकाई है, ठीक है, इकाई है। इस सेल से संबंधित कुछ वैज्ञानिक हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आता है। तो पूरे वैज्ञानिक को अगर मैं एक ही वीडियो में दे दूंगी तो याद नहीं होगा, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों को आज हम कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जो कि हमारे जीव विज्ञान से संबंधित हैं। उसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं वो हैं आपके रिलेवेंट साइंस। मैंने यहाँ लिखा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, रिलेवेंट साइंस, यानी कि रिलेवेंट साइंटिस्ट, सॉरी, संबंधित वैज्ञानिक। किससे, बायोलॉजी से संबंधित, वो भी खास कर सेल से संबंधित जो है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं लैमार्क। मुझे लग रहा है कि मुझे आपको स्पेलिंग्स बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख पा रहा तो मैं आपको बता रही हूँ, LAMARK, लैमार्क। हिंदी में भी मैंने लिखा है ब्रैकेट में। लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। क्या शब्द का प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द, यानी कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले क्वाइंट किया था। द वर्ड बायोलॉजी इज क्वाइंट बाय लैमार्क, ठीक है। लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था और ये क्वेश्चंस हमेशा आता रहता है। दूसरा जो मैंने वैज्ञानिक लिखा है जो कि हमारे जीव विज्ञान से संबंधित हैं वो है अरस्तु, जिसका स्पेलिंग इंग्लिश में एरिस्टोल आप देखिएगा, ARISTOTLE, ठीक है। अरस्तु, जिनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। इनसे भी क्वेश्चंस हमेशा आते थे, पहले ज़्यादा और आज के डेट में थोड़े कम आ रहे हैं। तीसरे वैज्ञानिक जो हमारे संबंधित हैं वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। इनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि कॉर्क जो था, कॉर्क एक प्लांट का पार्ट है, उस कॉर्क को डेड सेल है और इस कॉर्क में उन्होंने सर्वप्रथम जब माइक्रोस्कोप, सरल माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था तो उन्हें काला काला धब्बा दिखा कि पूरे कॉर्क में काले काले धब्बे दिख रहे हैं, स्क्वायर जैसे, रेक्टेंगल साइज के। तो उन्होंने इसका नाम दिया था कोशिका, यानी कोसा पहले कहा था, बाद में यह कोशिका हो गया सेल। तो कह सकते हैं द टर्म सेल was coined by रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम सेल शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने किसमें देखा था, कॉर्क में सर्वप्रथम कोशिका को देखा था, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो कि सबसे प्रमुख क्वेश्चंस जो आता है इस साइंटिस्ट से आता है, जो कि मैंने चौथे नंबर पर लिखा है, स्लाइडेन एंड स्वान। मैंने हिंदी में भी लिख दिया है स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन SCHLIDEN, स्लाइडेन एंड स्वान का स्पेलिंग देख लीजिए SCHWANN। तो स्लाइडेन एंड स्वान जो थे, इससे क्वेश्चंस हमेशा बनता है जनरल कंपटीशन में कि स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मीन्स गिवन सेल थ्योरी दिया था इन्होंने, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी आता है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या किसने दिया था, हु हैड गिवन दैट इज द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था।
स्लाइडेन एंड स्वान कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी आता है कि सेल थ्योरी में उन्होंने दो बातें जो कही थी वो दो प्रमुख बातों को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि उन दोनों वाक्यों को लेकर भी क्वेश्चन आता है। उन दोनों स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था उन स्टेटमेंट को भी आ जाता है स्टेटमेंट से कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था निम्नलिखित में, तो आप बताएंगे स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। उसमें सबसे पहले कोशिका सिद्धांत में उन्होंने कहा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग बीइंग्स या ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि मैंने हिंदी में भी लिखा है कि हर जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हर जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगी। स्लाइडेन एंड स्वान जो थे उन्होंने अपने स्टेटमेंट कोशिका सिद्धांत में पहला वाक्य कहा था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है। दूसरा बात उन्होंने कहा था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक, यहाँ मैंने संरचनात्मक स्पेलिंग लिखा है, एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये देखिए कोशिका सिद्धांत मैंने लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि हर जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट, मीन्स द कोशिका जो है किसी की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये मैं आपको समझाना चाहूँगी। संरचनात्मक यानी कि पूरा शरीर जो है किसी भी जीवधारी का जो शरीर है वो क्या है, कोशिकाओं के व्यवस्थित रूप से मिलकर बना है, यानी कोशिका व्यवस्थित हुई है और एक शरीर का निर्माण की है, इसलिए इसको संरचनात्मक कहते हैं। क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जो है किसी भी जीवधारी का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। एंड दूसरी बात मैंने क्रियात्मक कहा है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा कि क्रियात्मक मतलब होता है कि एक कोशिका के अंदर हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, यानी जितना फंक्शंस है, जैव वैज्ञानिक फंक्शन यानी बायोलॉजिकल फंक्शंस जितने भी हैं वो सारे एक कोशिका के अंदर संपन्न होते हैं। बाद में मैं अपना एक्सप्लेनेशन में जब धीरे धीरे डाइजेशन रेस्पिरेशन बताऊंगी तो आपके समझ में आएगा। सेल के अंदर ही डाइजेशन कंप्लीट होता है, सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, यानी कि श्वसन कंप्लीट होता है, और श्वसन कंप्लीट होने के बाद जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि एनर्जी जो मिलता है, वो सेल के अंदर ही बनता है और स्टोर्ड भी रहता है, जिसको मैं अपना सेल चैप्टर में बताऊंगी आपको। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो पाचन हो मीन्स डाइजेशन हो, या श्वसन हो यानी कि रेस्पिरेशन हो, सारी क्रियाएं इसी के अंदर संपन्न होती हैं। इसलिए इसको सेल को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, यानी कि हर क्रियाएं इसके अंदर संपन्न होती है। ये जो मैंने पाचन कहा, श्वसन कहा, ये सारी क्रियाओं को एक साथ हमने कहते हैं बायोलॉजी में उपापचयी प्रक्रियाएं। बाद में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, और इंग्लिश बोले तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है जितने भी हैं उपापचयी क्रियाएं, सभी एक कोशिका के अंदर संपन्न होते हैं, इसलिए हम इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो मैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताना चाहूंगी कि स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इसमें उन्होंने दो बातें कही थी कि कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और सभी जीवधारी जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। मैं आपको इसको रिकैपिचुलेट करना चाहूँगी फिर से कि आपको क्या याद रखना है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, लैमार्क ने। यहाँ स्पेलिंग विजिबल है, LAMARK, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। अरस्तु जो हैं वो जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि सेल शब्द का प्रयोग उन्होंने कॉर्क में देखा था कोशिका को। और स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और कोशिका सिद्धांत के अंदर उन्होंने जो दो बातें कही थी उन दोनों बातों के बारे में मैंने आपको बताया है, और डिटेल से एक्सप्लेनेशन आगे करूँगी। तो अभी ये क्वेश्चंस आपको याद करिएगा, ये हर वाक्य से एक प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।